हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू दी आई एस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो डियर ऑल स्टूडेंट, आज हम लोग यहाँ पर करंट अफेयर्स के कुछ नए टॉपिक्स जो है वो कवर करने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि इनमें से कौन कौन से टॉपिक हैं जो हम लोग आज यहाँ पर देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा जो कि चर्चा में है, दैट इज फोर्थ इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग्स। ठीक है ना, यानी चौथी भारत और मध्य एशिया डायलॉग क्या है एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस, इसका क्या महत्व है। सेकेंड है यहाँ पर इंडियाज एक्सट्रीम पॉवर्टी फॉल्स शार्पली अंडर रिवाइज्ड वर्ल्ड बैंक पॉवर्टी लाइन, यानी कि भारत में जो अत्यधिक जो है निर्धनता के बारे में अगर बात किया जाए तो इसमें भारी गिरावट अभी देखी गई है एज पर द रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक पॉवर्टी लाइन। और तीसरा यहाँ पर जो न्यूज है दैट इज उम्मीद पोर्टल। अब ये उम्मीद पोर्टल क्यों चर्चा में है, व्हाई दिस इज इन न्यूज, ये सारी बातें आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग। और हाँ डियर ऑल स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जल्द से जल्द जुड़ जाइए इस चैनल से। यहाँ आपको पीडीएफ भी मिलेगा डेली, और डेली मेरी करंट अफेयर्स की क्लास यहाँ पर अपलोड हो रही है। सो काइंडली आप सब लोग क्या करें, यहाँ पे यानी डेली हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो आप लोग जुड़िए और अपने करंट अफेयर्स के सेगमेंट को ज्यादा से ज्यादा मजबूत कीजिए। एज आई अर्लियर मैंने डिस्कस किया है इसके बारे में कि विदाउट करंट अफेयर्स, क्योंकि एक बहुत बड़ा एरिया जो है, सेगमेंट जो है, दैट इज बेसिकली बिलोंग्स टू करंट अफेयर्स। तो इसके बिना जो है आज के टाइम पर आप बहुत सारी चीजें सोच पाना बहुत मुश्किल है, बिकॉज इसका बहुत ज्यादा एडवांटेजेस है। ओके तो चलिए आते हैं यहाँ पर हम लोग देखेंगे फर्स्ट फोर्थ इंडिया और सेंट्रल एशिया डायलॉग के बारे में कि ये क्यों महत्वपूर्ण है और इसके स्टार्ट होने से क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं। और ये जो चौथा भारत और मध्य एशिया डायलॉग अभी स्टार्ट हुआ है तो इसके क्या महत्वपूर्ण परिणाम हो सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखेंगे डॉक्टर एस जयशंकर होस्ट द फोर्थ सेंट्रल एशिया डायलॉग इन दिल्ली। डॉक्टर एस जयशंकर जी के द्वारा चौथी भारत और मध्य एशिया डायलॉग जो है इसका जो है इसकी जो इसको होस्ट किया इनके द्वारा। और यहाँ पर और क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, इंडिया होस्टेड द फोर्थ इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग इन न्यू दिल्ली अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर एस जयशंकर, है ना। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे भारत ने विदेश मंत्री एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर जी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में चौथी भारत मध्य एशिया वार्ता की मेजबानी की गई है। अब सवाल ये उठता है कि इसमें और क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हुई हैं, है ना। हाँ, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन-कौन से एरियाज़ हमने यहाँ पर कवर किए हैं, व्हिच एरियाज़ जो है दैट बीइंग कवर्ड। सो द कॉन्क्लेव फोकस्ड ऑन रीजनल सिक्योरिटी, क्रिटिकल मिनरल्स, कनेक्टिविटी, काउंटर टेररिज्म एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन विद द 5 सेंट्रल एशियन नेशंस। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो आपको ये ध्यान रखना है कि इस वार्ता में यानी इस सम्मेलन में विशेषकर हम क्या देख रहे हैं, क्षेत्रीय सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिजे, खनिजे मतलब इट मीन्स इसको हम लोग रेयर अर्थ भी बोलते हैं, जो कि रेयर मतलब ही हो जाता है जो कि कम पाए जाते हैं, तो उसके ऊपर हम ज्यादा क्या कर रहे हैं, हम फोकस कर रहे हैं। तो यहां देख सकते हैं संपर्क यानी कनेक्टिविटी जितना अच्छा होगा, आतंकवाद निरोध और 5 मध्य एशियाई देशों के साथ आर्थिक एकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तो इस कॉन्क्लेव में अगर कहा जाए कि इंडिया और सेंट्रल एशिया जो समिट हम देख रहे हैं यहाँ पर, और जो कि कॉन्फ्रेंस हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो इसमें हम लोग या ये जो डायलॉग है इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इसमें जो महत्वपूर्ण सेक्टर है दैट इज वो कौन से एरियाज हैं जिस पे ज्यादा फोकस किए जा रहे हैं। दैट इज सबसे पहले आ जाता है सुरक्षा, दूसरा यहाँ पर आ जाता है क्रिटिकल मिनरल्स, ठीक है ना, तीसरा आ जाता है यहाँ पे कनेक्टिविटी, जितना ज्यादा हमारा आपसी संपर्क होगा, काउंटर टेररिज्म के बारे में बात करेंगे, और फिर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को हम कितना ज्यादा एक दूसरे के साथ मिल करके बढ़ा सकते हैं ताकि आने वाले समय में हमारे पास क्या हो, संभावनाएं और बढ़े, कम नहीं हो, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं कि ये है क्या, है ना। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई ये इंडिया और सेंट्रल एशिया डायलॉग जो हो रहा है, सो बेसिकली व्हाट इज दिस, ये है क्या, तो यहाँ हम लोग देखेंगे मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म फॉर द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज टू इंगेज इन स्ट्रक्चर्ड डायलॉग, यानी एक ये जो आप देख रहे हैं कि भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच बेसिकली क्या है, ये कि मंत्रियों के लिए एक संरचित संवाद में शामिल होने की एक बहुपक्षीय
गया मंच है। तो मीन्स इस पर हम लोग विभिन्न स्ट्रैटेजी पे बात करते हैं, विभिन्न जो है रणनीतिक, राजनीतिक और आर्थिक सहयोग को और ज्यादा मजबूत करने की बात की जा रही है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि ये लॉन्च कब हुआ था। सो बेसिकली लॉन्च्ड इन 2019 समरकंद टू डीपन स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, यानी रणनीतिक, राजनीतिक और आर्थिक सहयोग को गहरा करने के लिए 2019 में समरकंद में इसको क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको ये नाम काफी मिलेगा, समरकंद, बुखारा, या उस टाइम के में भी आप लोग जब पढ़ते हैं मेडिवल हिस्ट्री में खास तौर से, तो 2019 में ये लॉन्च किया गया था। कहाँ? समरकंद में। अब सवाल ये उठता है कि इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एवरी एग्जामिनेशन। कोई भी जो है सबमिट हो जाए, कोई भी कॉन्फ्रेंस हो जाए, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट विच कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ दिस, जो है इसके कौन कौन से देश इसके सदस्य हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं इंडिया है, कजाकिस्तान है, किर्गिज रिपब्लिक है, ताजिकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है एंड उज्बेकिस्तान है। सो हियर यू कैन सी दैट सदस्य में कौन है, भारत है, कजाकिस्तान है, किर्गिज गणराज्य है, ताजिकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है और उज्बेकिस्तान है। तो ये इसके क्या हैं, सदस्य देश हैं। अब आते हैं हम लोग इसके और महत्वपूर्ण पहलुओं पर कुछ बात करेंगे, है ना। जैसे इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात किया जाए, व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द, क्योंकि कोई भी संगठन, चाहे वो ब्रिक्स हो जाए, चाहे वो सार्क हो जाए, चाहे वो आसियान हो जाए, है ना, कोई भी अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो या शंघाई सहयोग संगठन हो जाए, जितने भी संस्थाएं हैं, सो इनके अपने क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण उनके क्या होते हैं, गोल होते हैं। और वो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, स्पेशली इन दिस कंटेक्स्ट कि इसके मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। सो आप देख सकते हैं, इनहांस कॉपरेशन इन ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, सिक्योरिटी, एनर्जी, आईटी, हेल्थ एंड पीपल टू पीपल टाइज। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये व्यापार, परिवहन, सुरक्षा, ऊर्जा, आईटी, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संबंधों को क्या करेगा, और ज्यादा बढ़ाएगा और ज्यादा इनहांस करेगा। ठीक है जी। अब आते हैं यहाँ पर इसके संदर्भ में हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण बातें हम लोग यहाँ देखेंगे। तो सर्व एज अ मैकेनिज्म फॉर रीजनल स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये क्षेत्रीय स्थिरता और सतत विकास के लिए एक तंत्र के रूप में क्या है, काम करेगा और या काम करता है, या इससे उम्मीद है कि और भी आने वाले समय में इसके और भी क्या हो सके, लाभ हो सके। अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हुई इस संदर्भ में, यानी मेजर आउटकम्स क्या रहे ऑफ फोर्थ डायलॉग ऑफ इंडिया सेंट्रल एशिया, जो हम देख रहे हैं यहाँ पर डायलॉग में। तो सबसे पहले क्या है, काउंटर टेररिज्म कॉपरेशन, ठीक है ना, कंडेम्ड पहलगाम अटैक एंड कॉल्ड फॉर अर्ली एडॉप्टेशन ऑफ यूएन कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। आतंकवाद विरोधी के सहयोग में देखेंगे तो पहलगाम हमले की निंदा की गई और अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर संयुक्त राष्ट्र के व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अपनाने का आह्वान किया गया। ये अभी आपको मैंने कल परसों भी जो करंट अफेयर्स दिया था उसमें बताया था कि अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, जैसे आपने देखा था कि जो फॉरेन डेलीगेट्स गए इंडिया से, जो यहाँ से जो डेलीगेट्स गए और उन्होंने पूरे दुनिया में जो है ना, अगर हम लोग बात करें तो आतंकवाद विरोधी हमें क्या करना होगा, बड़े स्तर पर क्या है कार्यक्रम स्टार्ट करना पड़ेगा। और खास तौर से इसमें जो यूनाइटेड नेशन का जो कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म है उसे हमें क्या करना होगा, जल्द ही अडॉप्ट करना होगा। ठीक है जी। तो अब आते हैं नेक्स्ट यहाँ पर, रेयर अर्थ और क्रिटिकल मिनरल्स पर एक्सप्रेस्ड ज्वाइंट इंटरेस्ट इन एक्सप्लोरेशन एंड इन्वेस्टमेंट इन रेयर अर्थ, सेकेंड इंडिया सेंट्रल एशिया रेयर अर्थ फोरम टू बी कन्वेंट सून। अब देखिए यहाँ पे दुर्लभ मृदा जिसको हम लोग बोलेंगे और महत्वपूर्ण जो खनिज होते हैं उसके संदर्भ में यहाँ पर है कि दुर्लभ मृदाओं में अन्वेषण एवं निवेश में संयुक्त रुचि व्यक्त की गई। दूसरा, भारत मध्य एशिया दुर्लभ मृदा फोरम शीघ्र ही आयोजित किया जाएगा। यानी कि जो रेयर अर्थ है, और खास तौर से हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि स्पेशली अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो जल्द ही सेकेंड इंडिया सेंट्रल एशिया रेयर अर्थ फोरम जो है वो जल्द ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो है आयोजित किया जाएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब आते हैं, चूंकि देखा जाए सेंट्रल एशिया के संदर्भ में तो कनेक्टिविटी पर यहाँ पर क्या हुई है, बात हुई है। कनेक्टिविटी इट मींस कि हमें क्या करना है जल्दी से जल्दी, तो कनेक्टिविटी एंड ट्रेड फैसिलिटेशन, एम्फसाइज्ड ऑप्टिमम यूज ऑफ आईएनएसटीसी एंड चाबहार पोर्ट, सपोर्टेड उज्बेकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान एंट्री इनटू आईएनएसटीसी। ठीक है ना। तो यहाँ देख सकते हैं कि आईएनएसटीसी और चाबहार बंदरगाह के इष्टतम उपयोग पर जोर दिया
दिया गया है और इसमें उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के प्रवेश का समर्थन किया गया है। फाइनेंशियल एंड डिजिटल इंटीग्रेशन, अग्रीड ऑन एनहांसिंग डिजिटल पेमेंट सिस्टम, इंटरबैंक कॉपरेशन एंड ट्रेड इन नेशनल करेंसीज। वित्तीय और डिजिटल एकीकरण के संदर्भ में देखा जाए तो डिजिटल भुगतान प्रणाली, अंतर बैंक सहयोग और राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ाने पर सहमति क्या की गई है, यहाँ पर व्यक्त की गई है कि हमें इस पे क्या करना है। सो वी हैव टू बी मोर फोकस्ड ऑन दिस, ताकि हम इसे ज्यादा से ज्यादा देखिए, जितनी ज्यादा कनेक्टिविटी अच्छी रहेगी है ना, उसके अलावा जितना ज्यादा हम लोग आपसी जो है व्यापार कर सके, ट्रेड एंड कॉमर्स कर सके, तो ये उतना ही ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। अब सवाल ये उठता है कि हेल्थ और ट्रेडिशनल मेडिसिन पे भी बात हुई है कि हम सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, चिकित्सा, पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा, इन सब पे भी क्या करना है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है। सो वी हैव टू बी म्यूचुअल कंसर्न और म्यूचुअल सपोर्ट, स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ लाइक हेल्थ कवरेज, मेडिकल टूरिज्म, सपोर्ट फॉर अ ट्रेडिशनल मेडिसिन इंटीग्रेशन ऑल्सो। एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप पे भी यहां पर बात हुई है, जैसे सपोर्टेड कॉपरेशन ऑन इंडियाज स्टैक सोलर अलायंस, बायोफ्यूल्स, एनहांसिंग रेजिलियंस इन डिजिटल एंड क्लीन एनर्जी सेक्टर्स ऑल्सो। यानी कि ऊर्जा और प्रौद्योगिकी भागीदारी में इंडिया जो है स्टैक सौर गठबंधन, जैव ईंधन पर सहयोग का समर्थन किया गया है। डिजिटल और स्वच्छ ऊर्जा पर लचीलापन बढ़ाने की बात की गई है। तो ये सारे सेगमेंट हैं, ये सारे सेक्टर्स हैं जिसमें कि हम दूर के क्या कर रहे हैं, यहाँ पर संभावनाएं देख पा रहे हैं कि इसमें आने वाले समय पर हम लोग एक दूसरे के संदर्भ में अगर देखा जाए, जैसे अगर यहाँ पर बात किया जाए कि सपोर्ट फॉर इंडियाज ग्लोबल रोल, सो रीअफर्म्ड बैकिंग फॉर इंडियाज परमानेंट यूएनएससी मेंबरशिप एंड ग्रेटर रोल इन मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स लाइक एससीओ एंड यूएन। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता तथा अभी मैंने बताया था शंघाई सहयोग संगठन और यूएन जैसे बहुपक्षीय जो मंच हैं, उसकी अधिक भूमिका के लिए समर्थन की पुष्टि भी की गई है। तो ये महत्वपूर्ण बातें हुई यहाँ पर। लेकिन इसके साथ साथ देखिए, अगर हम लोग बात करें कि भारत और मध्य एशिया के बीच में मेनली किस प्रकार के चैलेंजेस है, व्हाट टाइप ऑफ स्पेशली चैलेंजेस इन बिटवीन सेंट्रल एशिया एंड इंडिया रिलेशन, है ना। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जैसे एक होता है कि एक आपका क्रॉस बॉर्डर क्या है, यहाँ पर जो देश है या आपके एडजेसेंट क्या है, आपके पड़ोसी हैं, तो वहाँ कुछ संभावनाएं थोड़ी ज्यादा प्रबल हो जाती हैं कि भाई आप वहां इजिली क्या कर सकते हैं वहां पर। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि हमारा ज्योग्राफिकल डिस्कनेक्ट है किसके साथ, सेंट्रल एशिया के साथ, बिकॉज लैक ऑफ डायरेक्ट एंड लैंड बॉर्डर्स एंड पाकिस्तान डिनाइल ऑफ ट्रांजिट लिमिट्स ऑफ ओवरलैंड कनेक्टिविटी ऑल्सो। तो प्रत्यक्ष भूमि सीमाओं का अभाव है और पाकिस्तान द्वारा भूमि संपर्क की परागम सीमाओं से इनकार कर दिया गया। तो चाइनीज स्ट्रेटेजी देख, चूंकि चाइना जो है बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो है फाइनेंशियल कुल्ट डोमिनेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेड कॉरिडोर्स, तो यानी कि चीन जो है यहाँ पर क्या कर रहा है, वन बेल्ट जो है और रोड जो कि अपनी वित्तीय ताकत को क्या कर रहा है, वो ज्यादा मजबूत करने की कोशिश में है। तो एक जो सबसे बड़े प्रॉब्लम ये आ जाता है कि हमारा ज्योग्राफिकल, जैसे अगर ज्योग्राफिकल मींस ये हुआ कि अगर आपका वो पड़ोसी रहा तो इजी हम क्या कर सकते हैं वहां पर फिर चीजों को कर सकते हैं। अब है यहाँ पर चैलेंजेस इन इंडिया एंड एशिया रिलेशंस के संदर्भ में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि और क्या क्या यहाँ पर चैलेंजेस है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। सिक्योरिटी वोलेटिलिटी इन अफगानिस्तान, इनस्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान हिंडर्स ट्रांस रीजनल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स एंड कॉपरेशन फ्रेमवर्क्स। चूंकि अफगानिस्तान के संदर्भ में भी देखा जाए तो वहां क्या अस्थिरता और ट्रांस रीजन कनेक्टिविटी को क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं से ये जो है परियोजनाएं बाधित होती हैं। कम व्यापार मात्रा यानी लो ट्रेड हमारा क्या है यहाँ से है। तो एक तरह से हम देख सकते हैं कि दैट दीज आर द मेजर चैलेंजेस इन बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया, ठीक है ना। तो अब देखिए, इसमें अगर हम कंक्लूड किया जाए, सो व्हाट वी कैन सी दैट स्पेशली in the fourth India Central Asia dialogue reaffirms India's strategic vision for regional cooperation rooted in shared civilization ties also। यानी इस चौथे मध्य भारत और मध्य एशिया वार्ता जो साझा सभ्यतागत संबंधी में नीति क्षेत्रीय सहयोग के लिए भारत की रणनीतिक दृष्टि की पुष्टि करती है और भू राजनीतिक बाधाओं का मुकाबला करने के लिए भारत को जरूरी है यहाँ पर कि मल्टी मॉडल हम कनेक्टिविटी को अडॉप्ट करें, हम अपने इकोनॉमिक कंडीशन को और मजबूत करें, एक बहुत ही सक्रिय और लचीला हम क्या करें यहाँ पर दृष्टिकोण भारत और सेंट्रल एशिया के संदर्भ में रखें, ताकि हम लंबे समय के लिए क्या कर सके यहाँ पर डेवलप हो सके और हमारे जो संबंध हैं
चाहे वो सोशली स्तर पर, चाहे वो कल्चरल पर्सपेक्टिव पर, और चाहे वो आर्थिक पर्सपेक्टिव पर, वो तभी क्या हो पाएगा, ज्यादा से ज्यादा एनहांस हो पाएगा, एनरिच्ड हो पाएगा। तो ये हम लोगों को क्या करना है, सो वी हैव टू गो थ्रू विद दिस एडेप्टेशन। हमें इन सब चीजों को क्या करना होगा, ध्यान रखना होगा। स्टिल वी हैव मोर चैलेंजेस, हमारे पास अभी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल एशिया रिलेशंस, बट स्टिल वी आर ऑप्टिमिस्टिक। हम ऑप्टिमिस्टिक हैं, हम उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर हम, चाहे वो विज्ञान और टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे वो यहाँ पर मेडिकल टूरिज्म का क्षेत्र हो, चाहे वो यहाँ पर आपसी सहयोगात्मक संबंध हो, तो इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरी तरह से भारत और सेंट्रल एशिया के मध्य जितनी ज्यादा चीजें मजबूत होंगी, उतना ही आने वाले समय में हम क्या होंगे, एक बेहतर पार्टनर और एक बेहतर साझेकर्ता के रूप में स्थापित होंगे। चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने अपने नेक्स्ट न्यूज पर। सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट न्यूज। इंडियाज एक्सट्रीम, अब देखेंगे यहां पर कि ये जो रिपोर्ट आई है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियाज एक्सट्रीम पॉवर्टी फॉल्स शार्पली अंडर रिवीजन रिवाइज्ड वर्ल्ड बैंक पॉवर्टी लाइन। ठीक है ना। अगर बात किया जाए तो इंडिया का जो एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है, ये जिसमें हम लोग कहते हैं अत्यधिक निर्धनता, तो आइए देखते हैं इसमें कि क्या है ये न्यूज और व्हाई दिस इज ए न्यूज, है ना, ये न्यूज चर्चा में क्यों है और क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि इससे संबंधित हैं। इंडियाज एक्सट्रीम पॉवर्टी फेल टू 5.3% इन 2022-23 फ्रॉम 27.1% इन 2011-12। ठीक है, a much sharper decline than in previous decades, the World Bank said releasing update data। यानी इंडिया की जो एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है वो, उसमें हम क्या देख रहे हैं कि फेल हुआ है ये, जिसमें 5.3% जो 2022-23 में था, फ्रॉम 27.1% इन 2011-12। तो आप देख सकते हैं कि इसमें काफी गिरावट आया है। अ मच शार्पर डिक्लाइन दैन इन प्रीवियस डिकेड्स, यानी अगर ये कहा जाए कि पिछले सालों में जो है, अगर देखा जाए, या पिछले वर्षों में जो है, ये बहुत बड़ी गिरावट है अब तक के इसमें। और वर्ल्ड बैंक ने कहा है, ये जो डेटा चूंकि इन्होंने अपडेट किया, कहा कि ये एक बहुत ही क्या है, दिस इज बेसिकली शार्पर डिक्लाइन देन इन प्रीवियस डिकेड्स, है ना। तो ये आप देख सकते हैं कि 11-12 में हम कहां पर थे, और 22 और 23 में जो हमारे आंकड़े निकल के आ रहे हैं वो किस प्रकार के हैं, तो ये हम देख सकते हैं। अब आइए देखते हैं इसमें यहाँ पर कि क्या है ये महत्वपूर्ण, और व्हाई दिस इज इन न्यूज, क्यों ये वेरी जो है बहुत ज्यादा ये इंटरेस्टिंग हो चुका है, और क्यों ये हमारे लिए बहुत महत्व रख रहा है। इंडिया हैज रिकॉर्डेड अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन एक्सट्रीम पॉवर्टी ओवर द पास्ट डिकेड, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट एस्टिमेट्स बाय द वर्ल्ड बैंक यूजिंग एन अपडेटेड थ्रेशोल्ड ऑफ $3 पर डे इन 2021 पीपीपी टर्म्स। ठीक है ना, यानी कि विश्व बैंक द्वारा 2021 में पीपीपी शर्तों में $3 प्रतिदिन की अद्यतन सीमा का उपयोग करते हुए किए गए नवीनतम अनुमानों के अनुसार भारत में पिछले एक दशक में अत्यधिक गरीबी में हम क्या देख रहे हैं, उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। ये क्या है, ये एक बहुत ही अच्छा साइन है। हाँ, कहीं भी देश में देखिए, निर्धनता अगर बहुत तेजी से बढ़ रही हो तो दैट इज नॉट गुड। अगर गिरावट है तो ये क्या है, दिस इज अ गुड साइन, एक बहुत ही अच्छा साइन है इसमें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने जो अभी डेटा अपडेट किया, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने इसके बारे में बताया है। अब इसमें हम लोग आइए देखते हैं कि और क्या इंपॉर्टेंट बातें इसमें निकल करके आ रही हैं। हाँ, तो द न्यू एस्टिमेट्स रिफ्लेक्ट, वन सेकेंड, reflect India's resilience and progress in reducing poverty even after adjusting for inflation and other macroeconomic changes। okay, तो नए अनुमान मुद्रास्फीति और अन्य व्यापक आर्थिक परिवर्तनों को समायोजित करने के बाद भी गरीबी कम करने में भारत के लचीलापन और प्रगति को दर्शाते हैं। यानी इसमें यह भी कहा गया है कि जो नए अनुमान, जिसमें कि मुद्रास्फीति और अन्य जो आर्थिक परिवर्तन को समायोजित करने के बाद भी गरीबी कम करने में भारत की लचीलेपन और प्रगति को, यानी कि एक तरह से हम प्रोग्रेसिव हुए हैं, या हम एक प्रोग्रेस को, हमारे प्रोग्रेस कार्ड को ये दर्शाता है कि स्टिल चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं, बट स्टिल हमने अत्यधिक निर्भरता पर कहीं ना कहीं से क्या किया है, एक हम सही दिशा तक पहुंच पाने में अभी तक कामयाब हुए हैं। और आगे भी संभावना है कि हम इस तरह से क्या है, आगे भी हम बहुत बेहतर प्रदर्शन करने की स्थिति में आएंगे। अब आते हैं इन
2022-23 द वर्ल्ड बैंक रेज्ड एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन फ्रॉम $2.15 पर डे टू $3 पर डे, ठीक है ना। यानी कि 2021 में पीपी पर डे यहां पर देखा जाए तो बेटर रिफ्लेक्ट कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज अक्रॉस डेवलपिंग नेशंस। 2022-23 में विश्व बैंक ने विकासशील देशों में जीवन यापन की बढ़ती लागत को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करने के लिए चरम गरीबी रेखा को $2.15 प्रतिदिन से बढ़ाकर $3 प्रतिदिन कर दिया है। ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर। तो ये चेंजेस किए गए हैं, यानी रिवाइज्ड ग्लोबल पॉवर्टी जो है यहाँ पे थ्रेशोल्ड है, जो आप देख सकते हैं। और ये जो समायोजन है, ये समायोजन गरीबी माप के लिए वैश्विक मानदंड को बदल देता है, जिससे समय के साथ डेटा की तुलना और ज्यादा बढ़ जाती है, यानी उसकी प्रासंगिकता बढ़ जाती है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये जो एडजस्टमेंट है शिफ्ट्स द ग्लोबल बेंचमार्क for poverty measurement, thereby increasing the comparability and relevance of data across time। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया कि $3 पर डे के स्तर पर भारत की अत्यधिक गरीबी में रहने वाली आबादी का हिस्सा 5.3% होने का अनुमान है, जो 2011 और 12 में 27.1% हुआ करता था, तो उसमें भारी गिरावट आ चुकी है। यानी अगर हम लोग देखा जाए कि अत्यधिक निर्धनता वाला जो हमारा रेशियो था बच्चों, उसमें हम क्या देख रहे हैं कि काफी क्या हुआ है, चेंज आया है। और काफी एक ये हम लोगों के लिए कह सकते हैं कि एक तरह से क्या है कि ये हमारे प्रोग्रेस को दर्शाता है कि अभी हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि पर डे $3 होने के बावजूद भी जो एस्टिमेटेड एक्सट्रीम पॉवर्टी है वो 5.3 है ना। और जो कि 2011-12 में आप देख सकते हैं कि वो हम पहले कहाँ थे और नाउ वी आर, अब हम कहाँ पर हैं। At the $2.15 per day line, previous international standard based on 2017, India's extreme poverty rate stood 2.3% in 2022 compared to 16.2% in 2011-12। यानी $2.15 प्रतिदिन की रेखा जो है पीपीपी पर आधारित पिछला अंतरराष्ट्रीय पर भारत की अत्यधिक गरीबी दर जो है वो 2022 में 2.3% थी, जबकि 2011-12 में ये 16.2% है। अंडर द लोअर मिडिल इनकम कंट्री पॉवर्टी लाइन नाउ रिवाइज्ड, अब ये आपको रिवाइज्ड हो चुका है और इस अवधि में भारत की गरीबी दर 57.7% से गिरकर 23.9% हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि अभी इसमें आप देखा जाए कि काफी ड्रास्टिकली हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर चेंज आया है यहाँ पे। और वर्ल्ड बैंक का जो डेटा है ऑल्सो हाईलाइट डिस्पैरिटीज बेस्ड ऑन ज्योग्राफी एंड एजुकेशन ऑल्सो। अगर आपसे ये कहा जाए कि ये जो डेटा वर्ल्ड बैंक का है तो ये आंकड़े भूगोल और शिक्षा के आधार पर असमानताओं को भी उजागर करते हैं। जैसे आप देखेंगे कि भारत में भी कई ऐसे राज्य हैं जो अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण, हम ये नहीं कह रहे कि वहाँ डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन कई बार क्या हो जाता है कि वहाँ रीच थोड़ी सी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। या कोई भी स्टेट जहाँ पर लिटरेसी रेट ज़्यादा अच्छी नहीं है, वहाँ भी आप क्या देखेंगे कि इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे भारत में रूरल पॉवर्टी के बारे में बात किया जाए तो ये गरीबी 2011-12 में 69% हुआ से घटकर 2022 और 23 में हम क्या देख रहे हैं कि ये $3.65% जो है दिन के रेखा के तहत 32.5% हो चुकी है। तो ये देख सकते हैं एक डेटा जो दिया गया है वर्ल्ड बैंक के थ्रू रूरल पॉवर्टी का कि क्या स्थिति है। ग्रामीण गरीबी 2011-12 में 69% से ये घट करके 2022-23 में $3.65 पर दिन के रेखा के तहत 3.25% मतलब 32.5% हो गई है। तो ये रहा आपको रूरल पॉवर्टी का लेवल। और अर्बन पॉवर्टी के बारे में अगर बात करें तो ये डिक्लाइंड हुआ है फ्रॉम 43.5% टू 17.2% इन द सेम पीरियड। यानी शहरी गरीबी इसी अवधि में 43.5% से घट करके ये 17.2% हो गया है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि इसमें ये जो है बहुत महत्वपूर्ण बदलाव देखे गए इसमें। अब बात करते हैं कि डेमोग्राफिक और एजुकेशनल इनइक्विटीज जो है यहाँ पर इन पॉवर्टी, यानी कि जो शैक्षणिक असमानताएं हैं, जैसे कि 16 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 35.51% जो भारतीय हैं जिनके पास किसी प्रकार का कोई फॉर्मल जिसको कहा जाए कि औपचारिक रूप से स्कूली शिक्षा नहीं है,
वो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, जबकि उच्चतर माध्यमिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों में यह अनुपात 14.9% है। तो इन्होंने एजुकेशनल स्तर पे भी देखा कि वहां पर क्या कंडीशन है। तो शैक्षणिक में हम देख सकते हैं कि 16 वर्ष से यानी कि जो है आयु के अधिक आयु के 35.1% भारतीय जिनके पास कोई औपचारिक स्कूली शिक्षा नहीं है, ये गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, जबकि उच्चतर माध्यमिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों में यह अनुपात मात्र 14.9% है। तो आपको क्या करना है, ये चीजें ध्यान रखनी है कि क्या इसमें अभी चीजें चल रही हैं। जैसे अपार्ट फ्रॉम इनकम बेस्ड पॉवर्टी, अगर हम लोग आय आधारित अगर निर्धनता के बारे में अगर बात न करें, तो इंडिया हैज ऑल्सो सीन इंप्रूवमेंट इन नॉन मॉनेटरी डायमेंशंस ऑफ डेप्रिविएशन, यानी कि इसके अलावा यानी आय आधारित गरीबी के अतिरिक्त अगर बात किया जाए तो भारत ने अभाव के गैर मौद्रिक आयामों में भी सुधार देखा गया, यानी कि पहले से कंडीशंस जो है वो क्या हुए हैं, सुधार हुए हैं। विश्व बैंक ने एमपीआई यानी भारत की गैर मौद्रिक गरीबी 2005-6 में जो 53.8% से घट करके 22-23 में 15.5% हो गई है। अब आप देख सकते हैं कि ये आंकड़े कितने क्या हैं, बहुत ही मतलब काफी वेरिएशंस है, यानी हमने काफी क्या हुआ है यहाँ पर सुधार आपको देखने को मिलेगा कि क्या कंडीशन था 2005-6 में हम देख रहे हैं यहाँ पर, और 2022-23 में हम कहाँ तक पहुंचे हैं। तो ये जो है मल्टी डायमेंशनल्स जो है आपको यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी इंडिकेटर्स के संदर्भ में जो बात कही गई। अब उसके साथ साथ बीच में हमने बताया कि नीति आयोग का जो एस्टिमेट है ना, कि इन्होंने कहा है कि गरीबी में 2013-14 में अगर देखा जाए तो 29.7% 17% से 2022-23 में हम सीधे 28% तक की कमी को दर्शाता है, एज पर द रिकॉर्ड ऑफ नीति आयोग और एज पर द एस्टिमेट्स ऑफ नीति आयोग। सो इंडिकेटर्स यूज्ड इंक्लूड एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन, एजुकेशनल एनरोलमेंट ऑल्सो, यानी इसमें उपयोग किए गए संकेतकों में स्वच्छ पेयजल, बिजली, स्वच्छता और शैक्षणिक जो है नामांकन तक पहुंच जो है वो क्या है यहाँ पर आपको शामिल है। सो बेसिकली दीज ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड, और इसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि चाहे जैसे कंजम्पशन, ट्रेड वगैरह, ये सारी चीज़ों को इसमें क्या किया गया यहाँ पर। तो ये जो वाइल चैलेंजेस रिमेन इन एड्रेसिंग इंटर ग्रुप डिस्पैरिटीज and improving human capital and the data indicate a decisive shift towards more inclusive growth model। चाहे जो भी हो, ये आंकड़े जो हैं, ये अंतर समूह समानताएं जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई ठीक है हमारे पास बहुत सारे क्या है, वी हैव अ लॉट्स ऑफ चैलेंजेस, लेकिन इन सभी असमानताओं को दूर करने और मानव पूंजी में सुधार लाने में चुनौतियों बनी हुई हैं। ये नहीं है कि चुनौतियां खत्म हो गई हैं, लेकिन फिर भी हम क्या देख रहे हैं कि ये आंकड़े जो हैं ये हमारे समावेशी विकास मॉडल की ओर एक निर्णायक बदलाव की ओर संकेत करते हैं, जिससे कि हम लोग डिनाई नहीं कर सकते हैं। और ये एक बहुत ही बेहतर क्या हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि एक बेहतर इंडिकेटर्स मिला है हम लोगों को, एक अच्छे संकेत हैं, और भविष्य में हम लोग इसी तरह से अगर काम करते हुए हम लोग आगे की ओर जा सकते हैं, और वी कैन इम्प्रूव मोर स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स ऑल्सो। तो एक तरह से ये क्या, ये जो सुधार है, ये जो रिपोर्ट है, ये डेफिनेटली हमारे जो है मनोबल को और बढ़ाएगा, और आने वाले समय में उम्मीद है कि इसमें हम लोग और भी बेहतर काम कर सकें। चलिए, नाउ कम टू द नेक्स्ट, उम्मीद पोर्टल टू मॉनिटर वक्फ प्रॉपर्टीज लॉन्च। इसके बारे में मैंने हमारी शायद पहले भी बात हुई थी कि उम्मीद पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है। तो आइए देखते हैं कि उम्मीद पोर्टल क्या है यहाँ पर, और ये वक्फ से जुड़ा हुआ है, ये मैं पहले ही आपको बता देती हूँ। तो द सेंटर विल लॉन्च द उम्मीद पोर्टल ऑन 6 जून 2025 टू डिजिटाइज एंड स्ट्रीमलाइंड वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन इन लाइन विद द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025। केंद्र सरकार ने संशोधन अधिनियम 2025 के अनुरूप वक्फ संपत्ति पंजीकरण को डिजिटल बनाने और सुव्यवस्थित करने के लिए 6 जून 2025 को जो है ऑलरेडी क्या हुआ है यहाँ पर, जो उम्मीद पोर्टल हम लोग बात कर रहे हैं, जो कि किससे जुड़ा हुआ है, उम्मीद पोर्टल जुड़ा हुआ है वक्फ प्रॉपर्टी से संबंधित है। उम्मीद स्टैंड्स फॉर, ये ध्यान रखिएगा, उम्मीद का मीनिंग क्या है, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना। इट इज अ सेंट्रलाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग वक्फ प्रॉपर्टीज अक्रॉस इंडिया। यानी उम्मीद का यहाँ पर मतलब है एक
एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास, यानी ये इसको क्या करता है, रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये भारत में वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण और विनियमन, यानी आपका जो रजिस्ट्रेशन है और जो रेगुलेशन है के लिए केंद्रीकृत डिजिटल क्या है आपको प्लेटफॉर्म है। नोडल मिनिस्ट्री कौन है इसमें, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, कोऑर्डिनेशन विद स्टेट वक्फ बोर्ड्स एंड जुडिशियल अथॉरिटीज, यानी इसमें अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, राज्य वक्फ बोर्डों और न्यायिक अधिकारियों के साथ समन्वय इसमें रहेगा। तो चूंकि वक्फ बिल जब पारित हुआ तो उस दौरान आप देखेंगे कि उम्मीद पोर्टल के बारे में पहले ही बता दिया गया था। तो बेसिकली व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव और मोटो ऑफ उम्मीद पोर्टल, तो बेसिकली जो वक्फ संपत्तियों के पारदर्शिता को लेकर के मामला था जिसकी वजह से ये बिल आया। तो वक्फ संपत्तियों में हम क्या देख रहे हैं कि इंश्योर ट्रांसपेरेंट एंड टाइम बाउंड रजिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, बिल्कुल वक्फ संपत्तियों का पारदर्शी और समयबद्ध पंजीकरण सुनिश्चित करना, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। दूसरा है एम्पावर बेनिफिशियरीज विथ डिजिटल एक्सेस टू राइट्स, ऑब्लिगेशंस एंड लीगल सेफगार्ड्स, यानी कि लाभार्थियों के अधिकारों, दायित्वों और कानूनी सुरक्षा उपायों तक डिजिटल पहुंच प्रदान करने को ये और भी सशक्त बनाएगा। तो उम्मीद पोर्टल के माध्यम से हम क्या देख रहे हैं कि ये संभावना है कि यहाँ पर हम, चूंकि बहुत लंबे समय तक से जो डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, सो इट्स ऑल्सो रिजॉल्व लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स एंड इनहांस अकाउंटेबिलिटी, उसको भी बढ़ाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, यानी लंबे समय से चले आ रहे संपत्ति विवादों को सुलझाएं और जवाबदेहिता को ये बढ़ाएंगे। फैसिलिटेट पॉलिसी लेवल इनसाइट्स थ्रू रियल टाइम डेटा एंड जियो टैग्ड मैपिंग, वास्तविक समय के डेटा और जियो टैग मैपिंग के माध्यम से नीति स्तरीय अंतर्दृष्टि की सुविधा ये प्रदान करेगा। ये ध्यान रखना है आपको यहाँ पे। इस पोर्टल के माध्यम से हम क्या देख रहे हैं कि ये सारी बातें जो हैं, और जैसे सभी वक्फ संपत्तियों को लॉन्च के 6 महीने के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना है। पंजीकरण के दौरान संपत्तियों में सटीक माप और भौगोलिक स्थान डेटा शामिल होगा। तो जियो टैगिंग होगा और साथ में डिजिटाइजेशन होगा। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब सवाल ये उठता है, ये सारी चीजें क्या है आपको यहाँ पर वक्फ से रिलेटेड है और बेसिकली उम्मीद पोर्टल से क्या है रिलेटेड है। अब आते हैं यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिएगा कि ये वक्फ जो है, अगर ये देखा जाए कि ये वक्फ बोर्ड चूंकि बहुत चर्चा में था, तो वक्फ क्या है ना, व्हाट इज वक्फ। तो वक्फ इज परमानेंट चैरिटेबल एंडाउमेंट अंडर इस्लामिक लॉ वेयर प्रॉपर्टी इज डोनेटेड फॉर रिलीजियस और पब्लिक वेलफेयर यूज, इट कैन नॉट बी सोल्ड, इनहेरिटेड और ट्रांसफर्ड। वक्फ इस्लामी कानून के तहत एक स्थायी धर्मांत बंदोबस्ती है जहां धार्मिक और सार्वजनिक कल्याण के उद्देश्य से, यानी सोशल वेलफेयर के पर्पस से संपत्ति दान की जाती है। इसे बेचना, विरासत में या हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है कि आप इसको ये कहिए कि हम किसी को विरासत दे रहे हैं ना, वसीयत कर दे रहे हैं या इसको हेरिटेज आप घोषित कर दे, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो देखा जाए यहाँ पे तो जो वक्फ न्यायाधिकरण के निर्णयों के विरुद्ध अब 90 दिनों के भीतर उच्च न्यायालयों में अपील की जा सकेगी जिसमें न्यायिक निगरानी सुनिश्चित होगी, ठीक है ना। जो की रिफॉर्म्स हुए हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल में, और अनिवार्य डिजिटल क्या है आपको रजिस्ट्रेशन है जो कि करवाने ही होंगे आपको यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि अपील्स मैकेनिज्म, डिसीजंस ऑफ वक्फ ट्रिब्यूनल्स आर नाउ अवेलेबल इन हाई कोर्ट्स विद इन 90 days इंश्योरिंग जुडिशियल ओवरसाइट ऑल्सो। एंड अनिवार्य डिजिटल पंजीकरण, सभी वक्फ संपत्ति पंजीकरणों के लिए 6 महीने की सख्त समय सीमा यहाँ पर रखी गई है। तो ये क्या है आपको यहाँ पर जो की रिफॉर्म्स हुए हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल में, और इसमें जैसे अगर ट्रिब्यूनल एम्पावरमेंट अगर देखा जाए, ठीक है ना, मजबूत सरकारी जो है निगरानी इसमें बढ़ी है। तो इन सब के माध्यम से हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो बड़े लेवल पर चेंजेस और इसमें बदलाव आए हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द उम्मीद पोर्टल विच इज रिलेटेड टू वक्फ अमेंडमेंट बिल। तो ये था, दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज करंट अफेयर्स न्यूज। आशा करती हूँ कि आज का करंट अफेयर्स आप सबको अच्छा लगा होगा। डियर ऑल स्टूडेंट, अच्छा लगे तो काइंडली शेयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिया आईएएस को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और आगे के करंट अफेयर्स के लिए जुड़े रहिए हम लोगों के साथ। धन्यवाद।